नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कॉजेस क्या हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये कितना घातक हो सकता है ये भी जानेंगे। इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, योगा इंस्ट्रक्टर और नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। सर, जैसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या है। देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बेहद सरल बीमारी है। ये क्लॉट्स की वजह से होती है। ब्लड क्लॉट्स जो हमारे पैरों में फॉर्म होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के हमारे लंग्स में जब वो ट्रैवल कर जाते हैं और हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स जब हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगते हैं तो उस स्थिति को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही ब्लड क्लॉट्स जब हमारे लंग्स में ट्रैवल करे तो उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा गया, और यही ब्लड क्लॉट्स लंग्स में ट्रैवल ना करके हमारे शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मस्तिष्क। और ये स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वो हमें कई घातक बीमारियों की तरफ ले जाती है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को डिसरप्ट कर देती है, साथ ही साथ हमें ब्रेन हैमरेज तक दे सकती है, जो कि अपने आप में एक फेटल सिचुएशन है। सर, हमने बात की कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, साथ ही ये कितना घातक हो सकता है। मैं जानना चाहूंगी कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों किसी को भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। साफ सिंपल बात है कि ब्लड क्लॉट्स तब बनेंगे रूपाली जी, जब एक व्यक्ति मूव नहीं करेगा, एक व्यक्ति अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, एक व्यक्ति ज़्यादा समय तक बैठा रहेगा एक ही जगह पर, प्रोलॉन्ग सिटिंग करेगा। मैं अक्सर जो ऑफिस गोइंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें देखता हूं कि वो कुर्सियों पर कई कई घंटों तक बिना हिले बैठे रहते हैं। लगभग सुबह ऑफिस गए और शाम में ही अपनी कुर्सी से उठेंगे। तो ऐसे में जब हमारी जो लेग्स हैं वो परमानेंटली रिलैक्स्ड स्टेट में है, बिल्कुल भी उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, उन्हें उठाया नहीं जा रहा, सीधा नहीं किया जा रहा, स्ट्रेच नहीं किया जा रहा, तो निश्चित तौर पे ब्लड एक ही जगह पर ठहर सा जाता है। और जब ब्लड ठहर जाता है तो ब्लड के क्लॉट्स फॉर्म होने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पीछे मुख्य कारण हमारी इनएक्टिविटी ही है, हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग ही है, या फिर हमारा गलत खान पान ही है। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो भी हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी हील ही तब करती है जब हम सो रहे होते हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैरों को लटका करके बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, उन्हें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ जाता है। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लंग्स में जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, किस तरह से पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये पता चल सके कि उन्हें ये बीमारी है। साफ जाहिर बात है कि अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो रही हैं, आपको चलने में सांस फूल रही है, आपकी एंड्योरेंस कम हो रही है, आप पहले जितना चल पाते थे या जितना सीढ़ियां चढ़ पाते थे, अब आप उतना नहीं चढ़ पाते हैं, अब आप नहीं चल पाते हैं। आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी भागना पड़ जाए तो आप भागते नहीं हैं, आप हाफ जाते हैं, और आपकी कार्यकुशलता, आपकी कैपेबिलिटीज गिरती चली जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं,
आपको यदि अपनी चेस्ट में पेन महसूस हो, या आपको घबराहट महसूस हो, या आपको हाई बीपी की समस्या महसूस हो, तो आपको निश्चित तौर पर समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत है और आपको इसके लिए कदम लेने की ज़रूरत है। जी सर, जैसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। मतलब इसके जैसे आपने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो माइंड पर भी इसका असर जो है ब्लड क्लॉटिंग का पड़ सकता है, तो और ज़्यादा कितना ये डेंजरस हो सकता है? देखिए, निश्चित बात है कि अगर आर्टरीज आपकी ब्लॉक होनी शुरू हो गई हैं और आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती चली जा रही हैं इन ब्लड क्लॉट्स की वजह से, तो ये स्थिति आपको हाई बीपी जैसी समस्या दे सकती है। ये स्थिति आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या दे सकती है। ये स्थिति आपको कार्डियक अरेस्ट तक भी लेकर जा सकती है। पूरी तरीके से फेटल भी हो सकती है अगर आपने समय रहते काम नहीं किया, अपने ब्लड स्ट्रीम को अच्छा नहीं किया, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर के अन्य कई फंक्शंस भी डिसरप्ट हो सकते हैं और आप एक अनहेल्दी जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। जी सर, जैसे हम अपने शो पे हर बार बात करते हैं बीमारी की और उसके बाद उसका किस तरह से उपचार किया जाए नेचुरल तरीके से, तो मैं जानना चाहूँगी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का नेचुरोपैथी में बहुत सारा और बहुत अच्छा और बहुत कारगर ट्रीटमेंट है। अगर नेचर की शरण में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप ना सिर्फ एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक शांत मन, एक स्थिर मन भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत के पास ही वो तरीके हैं जो हम इंसानों को एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कुदरत से, नेचर से दूर जाए, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे नेचर के खिलाफ जा रहा है और सभी बीमारियों को तो न्योता दे ही रहा है, बल्कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली हार्म कर रहा है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, ये पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ और ये यूनिवर्स मेरा हिस्सा है। मेरे गलत किए कृत्य हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। मैं जितना नेचर से दूर जाता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं नेचर को नुकसान पहुँचाता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस बढ़ा है, मेरी जो बॉडी टेंशन्स बढ़ी हैं, वो मेरी फैमिली को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगी, उन्हें एक स्ट्रेस देंगी और ये फिर एक चेन रिएक्शन हो जाएगा मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरी दुनिया में ये चीज़ फैलती है। अगर हमें वर्ल्ड हार्मनी की बात करनी है तो निश्चित तौर पे हमें अपने घर से, अपने शरीर से शुरुआत करनी होगी स्वस्थ रहने की। और कुदरत के करीब जो व्यक्ति जाता है, नेचर के पास जो व्यक्ति जाता है, वो अपने आप को बीमारियों से मुक्त कर देता है, अपने आप को बैलेंस बना लेता है। अब ये नेचर हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ठीक करने में किस प्रकार मदद कर सकता है, ये बेहद सरल है कि सबसे बेसिक बात से मैं शुरू करता हूँ। जब एक व्यक्ति लंबी गहरी श्वास भरे, जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, जो उसका मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड फंक्शन है, जब एक व्यक्ति लंबी गहरी श्वास भरे तो भी उसकी आर्टरीज ओपन होती हैं, उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट होता है, उसकी बॉडी में एक नेचुरल हीट पैदा होती है और वो हीट भी उन ब्लड क्लॉट्स को मेल्ट करने का कार्य करती है। इसके बाद जब एक व्यक्ति नेचर से मिला हुआ फ्री में पानी पीता है तो भी उसकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसका ब्लड ऑटोमेटिकली
थिन हो जाता है, उसका ब्लड इजीली बॉडी में फ्लो होता है। अन्यथा जो व्यक्ति नेचर से दूर जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लड विस्कोसिटी की टैबलेट्स खा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं और सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करके। इसके बाद आप उस पानी को अगर थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या घट सकती है, खत्म हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड क्लॉट्स उस ऊष्मा से मेल्ट हो सकते हैं। इसके बाद और अगर मैं आपको एक ग्रास रूट लेवल की बात बताऊं तो आप नेचर वॉक की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। जितना ज़्यादा खुली हवा में सांस लेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में जाएगा, उतनी ही आपकी आर्टरीज खुलेंगी, उतनी ही आपकी मसल्स ग्रो होंगी और जितनी मसल्स ग्रो होंगी उतना ही ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी आपकी खत्म हो जाती है। आप रनिंग पे जा सकते हैं, आप स्विमिंग करने जा सकते हैं, आप इस तरीके की कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे ही हम कहते हैं नेचर के करीब जाना, इससे ही हम कहते हैं नेचर के थ्रू हील होना। और इसके अलावा अगर आप नेचरपैथी में ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसकी भी फहरिस्त जो है वो लंबी है। हम मिट्टी का लेप करते हैं आपके चेस्ट रीजन पर, ताकि मिट्टी जो है वो सभी बीमारियों को खींच ले। मिट्टी की यही प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आप रोज़ाना सुबह अगर स्टीम बाथ लेते हैं तो भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या खत्म हो सकती है। और इसके अलावा आप यदि रात को सोते हुए रात को नाक में 2 बूंद आंवले का तेल या फिर आमंड ऑयल डाल लेते हैं या फिर देसी घी डाल लेते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपके ब्लड क्लॉट्स बॉडी के खत्म होंगे, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और रात में देसी घी डाल लेने से आपके साइनसेस भी क्लियर होंगे, आपका दिमाग भी तेज होगा और आपको बहुत सारे अन्य लाभ मिलेंगे। तो जैसे हमने नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की, आपने बताया कि किस तरह नेचुरल रेमेडीज से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगी खान पान पर किस तरह ध्यान दिया जाए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को क्या उस तरीके से भी ठीक किया जा सकता है? जाहिर बात है कि यदि हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी समस्या फेस करनी पड़ रही है तो हमें खान पान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खान पान ही है जो हमारी बॉडी को 80% मेक और ब्रेक कर सकता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं या बहुत ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना शरीर खराब कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं, चिप्स और इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो भी आपके शरीर में आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है वो वीक पड़ जाती है। आपकी ब्लड स्ट्रीम में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का खतरा पैदा हो जाता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा पैदा हो जाता है और फिर आपको ये बीमारियां थायराइड की तरफ भी लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म और गिरने लगता है, ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, जिसकी आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है और उस मेडिकेशन के अलग 4 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको जीने ही नहीं देते, आपकी ज़िंदगियों की बैसाखी बन जाते हैं वो जो एलोपैथिक मेडिकेशंस होती हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने खाने को दवाई समझकर खाना पड़ेगा, ताकि आप दवाइयों को खाने की तरह सुबह, दिन और रात में ना ले रहे हो।
बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति स्वाद के पीछे भागते हैं वो निश्चित तौर पर अपना नुकसान करते हैं और फिर उन्हें अंत में जाकर के दवाइयों की शरण में जाना पड़ता है और उनका शरीर एक दलदल में फंस जाता है, एक बैड लूप में फंस जाता है, एक विशियस सर्कल में फंस जाता है जहां वो दवाई ना लें तो फंसे, दवाई ले तो मरे। इस तरीके के विशियस लूप में जाने से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले ही इस जीभ के स्वाद को कंट्रोल कर ले, पहले ही चॉकलेट और खीरे में से खीरे को उठाकर खा ले, पहले ही हमें ज़रूरत है कि हम फास्टिंग का यूज़ कर लें, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लें, अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर लें। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन कुछ ना खाए या सिर्फ लिक्विड डाइट ले या फिर सॉल्ट का फास्ट करें या फिर शुगर का फास्ट करें या कार्बोहाइड्रेट्स का फास्ट करें। इस तरीके के फास्ट करने से आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, आपको चाहिए कि आप बैलेंस्ड डाइट लें, आपको चाहिए कि आप टाइमली डाइट लें, रेगुलेटेड वे में डाइट लें, आपको चाहिए कि आप लेट नाइट बिल्कुल भी ना खाएं, लेट नाइट हैवी बिल्कुल भी ना खाएं। जी सर, जैसे हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं और खान पान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कई बार क्या होता है, लोग जैसे आपने कहा कि शुगरी आइटम से दूर रहना है और नमक से दूर रहना है, इन सब चीज़ों का फास्टिंग करनी है। एक और टर्म फास्टिंग में आ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ ही लोगों को सपोर्ट करती है, कुछ ही लोगों के लिए ठीक है। अब आयुर्वेद जो कहता है वो कहता है 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भूखा रहने पर उनका पित्त का जो कोप है वो बढ़ जाता है और इसके साथ साथ उनके शरीर में पित्त बढ़ जाने की वजह से पेट से संबंधित कई रोग पैदा हो जाते हैं। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो आपको अपनी बॉडी टाइप को समझना चाहिए और तभी करना चाहिए। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे अपना मेटाबॉलिज्म बनाए रखने के लिए हर 2 घंटे में कुछ खाना पड़ेगा। अब हर 2 घंटे में खाना पड़ेगा, इसका मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उनके लिए बंद हो गई। और फिर इसका ये मतलब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने मेटाबॉलिज्म को पुअर कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहेगा उसके मेटाबॉलिज्म पे थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिवली पड़ता है और इसीलिए हमें अपनी डिस्क्रिशन पावर को, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके ही ऐसी किसी प्रैक्टिस को करना चाहिए। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में, आपने बताया कि किस तरह नेचुरल रेमेडी से ट्रीट किया जा सकता है और साथ ही साथ खान पान पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये समस्या जैसे आपने शुरुआती में कहा था कि ज़्यादा मूव ना करने से हो सकती है, एक ही जगह ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से हो सकती है। तो मैं जानना चाहूँगी योगा इसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कोई योगा आसन के बारे में आप बताना चाहें तो? जाहिर है कि योग आसन इसके लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे जीवन के लिए हमें सांस लेना ज़रूरी है। योग आसन उतने ही ज़रूरी हैं जितना हमें पानी पीना ज़रूरी है। योग आसन उतने ही ज़रूरी हैं जितना हमें सुबह रोज़ नहाना ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति योग की शरण में आ जाएगा वो निश्चित तौर पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी समस्या को होने से पहले ही खत्म कर देगा। अब यदि आप योग अभ्यास करते हैं तब तो आपको अपने ऊपर
फक्र होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए, आपको एक संतोष मन में धारण करके सदैव रखना चाहिए, क्योंकि उस प्रकृति ने हमें कोई मापदंड नहीं दिया, कोई स्केल नहीं दिया कि अगर हमने ये कर लिया है तो हमें इसका कितना लाभ मिल रहा है, और अगर ये ना किया होता तो हम आज कहाँ होते, ये प्रकृति ने हमें बताया ही नहीं। तो जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है वो अपने आप को कई समस्याओं से बचा लेता है, जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक है। हम अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म से अब ग्रसित हो चुके हैं तो योग का सहारा हमें किस प्रकार लेना है। हमें रोजाना सुबह 1 घंटा योग के लिए जब निकालना है तो उसमें हमने कुछ काम जो है वो निश्चित तौर पे करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैदा ही तब हुआ है जब हम पैरों को बहुत ज़्यादा देर तक लटका करके एक ही जगह पर बैठे रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो खून जो है वो चलना ही बंद हो गया है और पैर रिलैक्स स्टेट में ज़्यादा समय तक रह गए हैं। इसीलिए हमने क्या करना है कि हमने पैरों को दीवार पर उल्टा कर लेना है और ज़मीन पर लेट जाना है, या फिर आप अपने बिस्तर पर लेट सकते हैं और दीवार पर पैरों को ऊपर की ओर रख सकते हैं। इससे आपका एंटी ग्रेविटी काम होता है और आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली मूव करता है, सर्कुलेट करता है और आपकी लेग्स हेल्दी होती हैं। आपने पैरों को ऊपर रख करके, इन्वर्टेड रख करके अपने एंकल्स को इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट चलाना है। उसके बाद अपनी टोज को इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट चलाना है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस प्रैक्टिस करनी है, अर्थात आप अपनी थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, और इसी को एडवांस करते करते आप 10 सेकंड काउंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए और 2 सेकंड काउंट करेंगे रिलैक्स किए हुए। आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आपकी लेग्स हेल्दी मिलेंगी, आप अपने आप को बेहतर ब्लड सर्कुलेशन दे पाएंगे, बीमारियों से बच पाएंगे। इसके अलावा आप सेतु बंधासन, भुजंगासन, ताड़ आसन, त्रिकोण आसन, कटी चक्रासन, चक्र आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं, और नहीं भूलेंगे अनुलोम विलोम, कपालभाति का अभ्यास करना, साथ में उज्जयी और भ्रामरी का अभ्यास करना, और आखिर में ओम का उच्चारण करना, क्योंकि ओम के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, वो मानो मेरे पूरे शरीर को से झंझोड़ देती हैं, और शरीर में कहीं पर भी कोई ब्लड क्लॉट बन रहा हो तो उसे भी वो मेल्ट करने में मेरी सहायता करती है। और ध्यान का अभ्यास जो व्यक्ति करता है उसे भी स्थिरता और धीरता प्राप्त होती है, वो अपनी गोल्स की तरफ बहुत डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में जुड़े और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी समस्या के बारे में बात की, योगासन के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद हुई। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही, जहां आज के कार्यक्रम में हमने बात की पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये समस्या क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके कारण और सिम्टम्स क्या है, साथ ही साथ डाइट के माध्यम से और नेचुरल रेमेडी, नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना। उम्मीद है ये कार्यक्रम से आपको जानकारी मिली होगी। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारे कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।